बड़ी मेहरबानी साईं नासिर पंवर साहब, आपने मुफस्सल तौर पे हमें असांखे मुफस्सल तौर ते जेको लेक्चर ॾिनो ऐं पंहिंजो सजेशन जे हवाले सां बि ॿुधायो। हाणे मां जीअं त असांजी हिकिड़ी इर्तिका जी रवायत रही आहे त जेके बि असांजा मुक़ररु हूंदा नी उन्हनि खे यादगारी शील्ड बि ॾिनी वेंदी आहे। त मां इर्तिका इंस्टीट्यूट जे रूरवा कलीम दुरानी साहब ऐं असांजी पोइ प्रेसिडेंट मैडम डॉक्टर हुमा गफ़ार खे गुज़ारिश कंदुसि त हू असांजे डॉक्टर इस्माइल साहब ऐं जेको आहे पंवर साहब के जेको है शील्ड ॾियनि। मुझे बहुत मुख्तसर सी बात कहनी है, इसलिए कि हमारे जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक तो शुक्रिया अदा करना था, और बड़ी बड़ी होटल्स में जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं वहाँ पर तो शायद सारी चीज़ें सुनने का मौका मिलता है, लेकिन अवामी सतह पर इन सारी बातों को सुनने का मौका जो है वो शायद हम इसी तरह के फोरम में, जिसमें इर्तिका इंस्टीट्यूट का भी एक हिस्सा है, उसमें ये चीज़ें मैसर आती हैं। और एक बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम इर्तिका इंस्टीट्यूट में इस तरह के गुफ्तगू रखते हैं तो वो लोग जो सरकार में हैं वो सरकार को पीछे छोड़कर उस पर तनकीद भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क लेते हैं मगर ये कि हल चूँकि इसी बात में है लिहाजा वो इस पर बात करते हैं। तो मैं दोनों मोहतरम दोस्तों का, इस्माइल कुंबर साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, इससे पहले भी इर्तिका के कई प्रोग्राम्स में जो है वो मकालात अपने पेश कर चुके हैं। नासिर पंवर साहब ने अभी कहा कि नौजवानों के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे, अभी खुद वो नौजवान नहीं हुए, जवान हैं तो वो छोड़ने की बात ना करें, हम छोड़ने की बात कर सकते हैं। इनके साथ हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, दिली ताल्लुक़ है। हमने जो कॉन्फ्रेंसेस की आम तौर पर इनके साथ मेरी मुशावरत ज़रूर होती है, और इनकी मुशावरत से मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर पाता हूँ बहुत कामयाबी के साथ, इसलिए मुझे शुक्रिया अदा करना। आखिरी बात जो है, एक नुक्ता है, वो ये है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, बेशुमार हमारे पास जो अब सिंध की सरज़मीन पर स्कॉलर्स मौजूद हैं जो सिंध की मईशत, ज़राअत, पानी, इन सारे मसाइल पे बहुत बारीकी से साथ बात करते हैं। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है और शायद ये तकाज़ा है कि एक किसान की ज़िंदगी जो है, उस किसान की ज़िंदगी के इर्द गिर्द, उसके दायरे में जो कुछ भी है, बीज है, पानी है, फर्टिलाइज़र है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसका जो माल मवेशी है, उनकी ज़िंदगी क्या थी और अब जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है वो उनकी ज़िंदगी किस तरफ चली जा रही है, किस तरह से उनको जो है तकलीफ़ में डाला जाता है, किस तरह से आड़ती उनके साथ जो है खेल खेलता है। और हमें आइंदा जो है उसके लिए, जिस पे बार बार इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसमें हमें काम करना चाहिए। लेकिन किसान को मैं ये समझता हूँ कि हम एक ऐसी गुफ्तगू रखें जिसमें किसान को सेंट्रलाइज करें, और उसके इर्द गिर्द जितने भी दायरे बनते चले जाते हैं फिर हम उन पर बात करें, ताकि किसान की ज़िंदगी से वो तमाम दायरे जो हैं उनका क्या ज़ब्त है उसको हम देख सकें, समझ सकें। मैं तो ये इसलिए भी ये बात कहता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग जो अब अर्बनाइज हो गए हैं, देहात से भी जो है, छोटे शहरों से भी आ गए हैं, अब उन्हें किसान के बारे में मालूम नहीं है। अब उन्हें किसान के बारे में मालूम नहीं कि वो किस तरह की ज़िंदगी होती है। मुझे कोई रहम तलब नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम क्या है, हम किस सिस्टम में किस तरह से अपनी ज़राअत, मईशत को बर्बाद करें। सिर्फ ये था। तो आप लोगों की तरफ से तजावीज़ जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में हम चाहेंगे इर्तिका इंस्टीट्यूट तक आप भेज सकते हैं, और फिर हम उस पर जो है किसान कॉन्फ्रेंस जो है कर सकेंगे। शुक्रिया। इस्माइल साहब के गुजारिश का दुस्ता जो है कलीम साहब ऐं मैडम हुमा गफ़ार का जो है शील्ड फोटो अच्छा ये उठा कर साईं निसार पंवर साहब जे लाइ शील्ड आहे साॻियो ई मां कलीम दुरानी साहब ऐं मैडम हुमा खे चवंदुसि त उन्हनि खे हाणे असांजा ॿ मुक़रर आहिनि जेको असां लंच खां पोइ जेको आहे उन्हनि खे
गुज़ारिश कंदासीं त उहो पंहिंजो लेक्चर ॾियनि। ऐं लंच जे लाइ मां चवंदुसि त लंच बॉक्स जेका असांजा वॉलंटियर रहिया आहिनि त वॾी महिरबानी थींदी। ठीकु आहे। हाणे जेको टियों इजलास आहे उन में मोहम्मद एहसान लगारी साहब खे तकलीफ़ ॾिनी आहे। एहसान साहब इरसा सिंध जो एफजी आहे, सिंध जो मेंबर आहे ऐं हुन वॾो कमु कयो आहे। हुनजी जेका आहे सिर्फ़ु गवर्नमेंट जी नौकरियुनि जे हवाले सां तारीफ़ न आहे, पर हिकिड़ो जेको आहे यूजुअली ईअं थींदो आहे त ज़ाहिर आहे ज़िंदगी में कुझु शयूं कबियूं आहिनि। उन में एहसान साहब MD सीडा, उन खां पोइ जेको आहे वर्ल्ड बैंक जा प्रोजेक्ट ऐं तमामु वॾनि उन्हनि शयुनि ते रहियो आहे। असुलु मूंखे हुनजी तक़ाबली इन जे करे करणी पई त उहे शयूं जंहिं माण्हू में अहसासु हूंदो आहे, पंहिंजी धरती सां लॻन हूंदी आहे, पंहिंजे माण्हुनि सां हूंदी आहे, पूरे तबिके सां हूंदी आहे, जंहिं मां माण्हू आयो आहे उन्हनि सां जेकॾहिं हूंदी आहे पोइ उन वक़्तु इहे जेके नी फॉर्मेलिटियूं जेके नी उहे लागू पाण ते न कंदो आहे। उहो उन नमूने सां हिकिड़ो पंहिंजो जेको आहे रवैयो, पंहिंजो जेको किरदारु निभाईंदो आहे। अहिड़ी तरह एहसान साहब जे लाइ मां ॿ टे लफ़्ज़ इन जे करे माना सिंधी में बि ॻाल्हाया त काफ़ी दोस्त आहिनि गॾियल। हिकिड़ो असांजो हूअं बि पुछा कई वो दोस्तनि त कीअं प्रोग्राम हूंदो। मैंने कहा था कि वो इंग्लिश, उर्दू, सिंधी सब चीज़ें चलेंगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक ज़ाहिर है ज़बानें तो समझ में नहीं आएंगी। तो मैं भी इधर आया तो सच्ची बात यह है कि हेजिटेशन कुछ न कुछ टूटी है, उर्दू बात कर सकते हैं, ज़ाहिर है बात करने से होती है। तो एहसान साहब के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि वो एहसान लगारी एक पेशावर माहिर हैं जिसकी 35 साल तजर्बा मुख्तलिफ शोबों में रहा है। उनके काम के अहम शोबों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, खसूसी तौर पे वाटर रिसोर्सेज और शराकती आबपाशी निज़ाम का इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आसफे वगैरह के हवाले से भी उन लोग इसने काफ़ी प्रोजेक्ट किए थे। उन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों में नुमायाँ किरदार अदा किया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियाँ वो 15 साल से ज़्यादा अरसे तक सीनियर सतह पर मैनेजमेंट के अमूर अंजाम देते रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के साथ काम करने का वसी तजर्बा भी रहा है। एहसान लगारी इरसा के मेंबर सिंध रहने से पहले MD सीडा भी थे। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि ये चीज़ें, ये ओहदे उन पे हायल नहीं हुए हैं। एक होता है ज़िंदगी में आदमी मसलत भी करता है और चीज़ें, वो कुछ चीज़ों में ज़ाहिर है हम मस्तूद तबकों से आए हैं तो करना भी चाहिए नौकरी में, लेकिन इस बंदे ने कभी नहीं किया है। तो एहसान लगारी सिंध के बहुत अच्छे लिखारी इंटेलेक्चुअल हैं। उनकी वैसे तो मेरे ख्याल में अगर किताबें जितना उसने लिखा है शाया करें तो दर्जनों में हो जाएंगी, लेकिन उनकी 2 किताबें छपी हैं, एक पानी के हवाले से, दूसरा कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से। मैं एहसान लगारी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो हमें सिंध और पाकिस्तान के हवाले से वो सब एस्पेक्ट बताएं जिनसे हम मुतासिर हो रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि एहसान साहब ने जो कमिटमेंट की थी कि मैं आऊँगा, वो इस्लामाबाद थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप मुतमिन रहें, मैं किसी भी सूरत में पहुंचूंगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इत्तेफाक की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, क्योंकि जो दोस्त दूर से आते हैं और उस हवाले से उन दोस्तों की मेहरबानी भी होती है और कमिटमेंट भी होती है। मैं एहसान साहब को गुजारिश करूंगा कि वो हमें अपने हवाले से जो चीज़ें लिख कर आए हैं वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत और ज़रा नवाजी है। ये चीज़ें जो उन्होंने आपको बताई हैं उस पर आप एतबार नहीं कीजिएगा। तो मैंने इतने ख़तरनाक काम नहीं किए। तो रियाज और मैं बचपन के दोस्त हैं और जिससे कहते हैं लंगोटिया यार। तो
सियासत मोहब्बत अदब साथ साथ किया है, और आपकी बड़ी मेहरबानी, इतनी मोहब्बतों से दुरानी साहब ने हुक्म किया, रियाज साहब का हुक्म था, तो मुझे आना ही था। ये कोई ना एहसान है ना, ये मेरा फ़र्ज़ था। और दरअसल जो टॉपिक के हवाले से कुछ चीज़ें अहम हैं। एक तो ये था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो वो हंगामी हालात के पूरा निज़ाम है पाकिस्तान में, उसमें जो अभी कंडीशंस क्या हैं और हम किस तरह से इन चीज़ों को संभाल सकते हैं और आगे जा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ सुमरो साहब तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बात की जब मैं उनके साथ बैठा था कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, वो कौन से एक्शंस हैं जो हमें करने हैं इन हालात के बावजूद। उनमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक कि जो चीज़ें जिस तरह से है, गवर्नेंस तर्ज़ हुक्मरानी जिस तरह से है वो इसी तरह से हो और हम चीज़ें बेहतर करें। और दूसरा ये है कि जो एक बहुत बड़ी विश लिस्ट है, बहुत से हमारे जज्बात हैं और अपनी धरती के, अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो हम सालों से दयालुओं से सोचते आए हैं, उसमें हम अगर कोई बेहतरी नहीं देखते तो न सिर्फ अपने लिए परेशान होते हैं बल्कि अपने आने वाले नस्लों और अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि वो किस तरह से करें। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है तब्दीली ज़रूरी होगी। अगर हम ये कोशिश करें कि स्टेटस को रहे और जो जिसको जिस तरह से करना है वो करता रहे और चीज़ें तब्दील हों, वो नहीं हो। ये हमें समझना चाहिए। हमारी जो लेवल ऑफ कंप्रोमाइज़ हैं किसी भी पोजीशन में हों, अगर उसमें हम ये चाहते हैं कि कोई हम पे उंगली ना उठाए, हमें तकलीफ़ ना दे और लेकिन लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाए, तो हमारा भी दिल का जो एहसास है काम हो जाए और चीज़ों से बच के भी चलें। भाई ये लोग बड़े ज़ालिम और वाकई बड़े ज़ालिम। जो इकनॉमिक वैल्यूज़ के हवाले से जो डिबेट सारी वो है, जो माप से लेके पूरे जो अंबिया इकराम ने और सारा जो फ़लसफ़ा है यहाँ पे ज़िंदगी के गुजारने का, अगर उसको आप अनपैक करेंगे ना तो हर एक के अपने उसके अंदर से इकनॉमिक बेनिफिट्स और इकनॉमिक स्टेक्स वो बाहर निकलेंगे। अब जो जिसका बहुत बड़ा इकनॉमिक या किसी और किस्म का पावर डायनेमिक्स में फ़ायदा है, हम चाहते हैं कि वो अपना फ़ायदा छोड़ के आवाम के लिए करे, तो वो तब तक नहीं करेगी जब तक उसको प्रेशराइज न किया जाए, इस बात पे मजबूर किया न जाए। दुआओं से वो चीज़ें बदल नहीं होती। तो अल्लाह ने खुद फरमाया है कि जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करता मैं भी उसके साथ नहीं होता। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हाँ ये कर सकते हैं। इस पूरे पैराडाइम में जो दो तकारीर पहले हुई हैं वो बहुत से वो चीज़ें थी जो मुझे कहना थी वो तफसीलन बता गए। मैं कुछ ऐसी चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा जो हम आपस में इकट्ठे समझने की कोशिश करेंगे, और जो हुक्म सुमरो साहब का हुआ है तो उसके तरफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहेंगे। मेरी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है और मकाला मैंने लिख लिया है, वो अंग्रेज़ी में है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी बात जो मेरे दिल की परसेप्शन है या मेरे जो उसको थोड़ा सा अंदाज रखने की कोशिश करूं, और जो इंटरनेशनल और नेशनल रेफरेंसेस है जैसे तहकीक की जाती है, और वो मैं अपने आप से तो झूठ बोल सकता हूं लेकिन लोगों से मैं चाहता हूं कि कम से कम झूठ बोला जाए। तो एक जो चीज़ जो हमारे सामने है वो जो मेरा टॉपिक भी है कि न्यू नॉर्मल कंडीशंस क्या हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से नासिर साहब ने बहुत उम्दा तरीके से हमें समझा दिया कि हीट वेव भी है, फ्लड्स भी है, ड्राउट भी है, अर्थक्वेक भी है। वो उसका पूरा मंजर उन्होंने हमारे आगे साइक्लोन से लेकर फ्लड्स तक हमें पेश किया। अब एक डेफिनेशन आम रवाजी हालात, जिसको न्यू नॉर्मल कहा जाता है, जिसको हमने कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा सुना कि भाई जो घर से काम करना इज़ द न्यू नॉर्मल। ये नई आम समाजी हालत है जिसमें माशरा काम करना चाहता है। ये सबसे पहले जो वर्ड पॉइंट हुआ, ये हुआ जब 2008 का फाइनेंशियल रिसेशन आया। और ये देखें, कैपिटलिज्म में अगर आप देखें तो 1890 से लेके फिर 1930 में बड़ी रिसेशन आई। अब जब रिसेशन आती है तो उसका वो क्या करते हैं, उस पर बहस में नहीं जाते, लेकिन वो अपना खाता पूरा कर लेते हैं, जहाँ से पैसे पूरे करने होते हों वो। लेकिन वो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो गरीब की मेहनत की होती है जो उसमें जाती है। अगर हम देखते हैं वे जो यूएई का मॉडल है ना, दुबई की डेवलपमेंट का मॉडल है फॉर एग्जांपल, उसमें जो सबसे इतनी बड़ी इमारतें जो दुबई में बन रही हैं वो अमेरिका में क्यों नहीं बन रही उस तवातर से, या यूरोप में के शहरों में कोई बुर्ज खलीफा से बड़ी क्यों नहीं बनती? क्योंकि वहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने लेबर लॉज को इस्टेब्लिश कर लिया है, सैलरी स्ट्रक्चर को बना दिया है, और उस हवाले से जो लेबर आपको वहाँ पे काम करने के लिए यूरोप में $500 खर्चा होगा कोई भी यूनिट, तो वो वहाँ आपको दुबई में वो $50 में पड़ता है। वो जो $450 उस गरीब के मेहनत के हैं, उस पर ये सारे बड़े शहर बन रहे हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा डेवलपमेंट का पैराडाइम है, और जिसमें जो सबसे अहम चीज़ हमारे यहाँ भी हो रही है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो बुनियादी तौर पे अगर चारों सूबों को देखें, वो हक था, चारों सूबों 4 इकाइयाँ थी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। उन 4 इकाइयों की वजह पाकिस्तान वजूद में आया, जिसके बाद जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसमें दिया हुआ था कि भी सूबाई खुद मुख्तारी होगी, उन्हीं सूबों के रिसोर्सेज हैं जो उनको देने हैं। फिर भी मरकज़ ने कहा कि इतना हम लेंगे, इतना आप लेंगे। तो इफ़ वी लुक इनटू दी स्टेट्स, और जितना पैसा जो चारों सूबों के पास गया है 18th अमेंडमेंट के बाद, वो इस गरीब मुल्क के होते हुए भी अच्छा खासा पैसा था, जिसको अगर उस लेवल की डेवलपमेंट में लगाया जाता तो उसके असरात हो सकते थे। जिस न्यू नॉर्मल आम रवाजी हालत फ्लड्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, उसमें शायद बेहतर नमूने से हम तरक्की के ज़ेनों पे सवार हो सकते थे। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टर्म डेवलपमेंट में और पॉलिटिकल साइंस में अभी और मुरवज होने लगा है कि भाई न्यू नॉर्मल आप टीवी में भी सुन रहे हैं, बीबीसी पे भी आपको सुनने में आएगा, और जो भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं और अपना रिसर्च में आपको ये नज़र आएगा। तो हमने जैसे ही 2008 में वो डिबेकल हुआ था रिसेशन का, और उसमें मैं नहीं जाता कि भाई ओबामा ने कितने पैसे डाले, किसने कितने खरबों डॉलर उसमें डाले, तो उसमें ये न्यू नॉर्मल आ गया कि भाई अब जो ये फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो उस तरह से स्टेबल नहीं होगी। जो बेसिक कैपिटलिज्म की इक्वेशंस जो हैं, मसावात हैं इकनॉमिक्स की, वो इस तरह से काम नहीं करेंगी। लोग इसमें उतार चढ़ाव आएगा, उसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट्स को उसके साथ से हम आहंग होना चाहिए। यही डिस्कशन बाय 2010 जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इदारे हैं और जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो रिलीफ में काम करते हैं, IFRC, रीड क्रिसेंट, रेड क्रॉस, और उन्होंने ये आस्ता आस्ता डिबेट शुरू की कि भाई जो मतवातर ये फ्लड्स बढ़ रहे हैं, ड्राउट्स बढ़ रहे हैं, हीट वेव बढ़ रही है, ये भी शायद न्यू नॉर्मल की चीज़ है। तो फिर उसमें हमें नज़र आता कि जब कोविड सारी दुनिया को कोविड ने हिला के रख दिया, तो ये टर्म
जो है हमारे सबके सामने और वाज़ेह हो गया। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे पाकिस्तान की अगर हम पिछले 15 साल की हिस्ट्री देखें, 2010 से लेके 2025 तक, चल 2010 के फ्लड्स आए, 2011 के फ्लड्स आए, उसमें अर्बन फ्लड भी थे और रूरल फ्लड भी थे। फिर हमने देखा बल्कि उससे भी कुछ चंद साल में 2006 में कराची को आपको याद होगा पानी था, 2007 में पानी था, 2011 में अच्छी खासी बारिशें हुई, 2017 में हुई, 2019 में हुई, 2020 में हुई, 2022 में हुई और 2025 में। सिर्फ कराची की मिसाल से हम देखते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए कि जो बारिशों के मॉनसून के, जिसको सिंधी में हम चौमासों कहते हैं, उसकी कंडीशंस डिफरेंट हैं। पहले मुझे याद है कि जैसे मई का महीना आता था तो अम्मा वालिद साहब को कह देती थी कि उस्ताद, वो प्राइमरी टीचर थे, किथां गारे जो बंदोबस्त कर, वो लेपा चोपी का बंदोबस्त करो, कोई गिच बनाओ, उसके बाद छतों को वो ऊपर से वो दिया जाता था, पर नाले साफ़ कर दिए जाते थे और रास्ते वो बना दिए जाते थे। जब तक आपके जुलाई के मिड में अगर वो मानसून सिंध में आ जाए तो आपकी छतें न बहें या आपकी नालियाँ बहती रहेंगी। वो उस वक्त वो न्यू नॉर्मल था। उस कंडीशंस में ये थी कि आप इस तरह से तैयारी करते हैं। और इसी यानी 60s 70s से लेके अब तक जो न्यू नॉर्मल में चेंज आया हुआ है, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से डेफिनेटली है, लेकिन जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, उसने उस क्लाइमेट चेंज के असर को बहुत ज़्यादा कर दिया है। उसने हमारे लिए न्यू नॉर्मल की क्लाइमेटिक डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। तो हमें अब ये सोचना है, ये जो न्यू नॉर्मल हमारे सामने आया है, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा बोरिंग भी है और कुछ मुझे जल्दी में बात करने की भी आदत है, बेयर विथ मी। और फिर भी बिरयानी खाने के बाद कौन कम वक्त जो है ना तकरीरें सुनता है, लेकिन थोड़ी देर वो जो सुनना पड़ेगा ना हाँ, तो उसमें हम ये करते हैं। तो इसकी वो नहीं, वो बड़े इज्जत वो उन्होंने हमें बचा लिया वो, क्योंकि ऑन द लाइटर नोट जो जब ये एक अच्छी बात थी, फिर भुट्टो साहब के आखिरी दौर में वो क्या हुआ कि गुत्तों पे पाबंदी हो गई, नहीं तो आफीम मिला करती थी ना, चरस आफीम वगैरह मिला करती थी। तो किसी आफीम ने अगर किसी ने ली हो और उसके सामने आप जमाई दे दें या वो कहते हैं, तो वो कहेगा यार मेरा नशा तुमने ख़राब कर दिया, मुझे और पैसा दे, मुझे वज़न दे लेना है तो हम खाम खा उनका नशा ख़राब करते हैं, वो हमारे नशा ख़राब कर दे। तो ये हम दोनों के लिए अच्छा हो गया। तो कमिंग बैक टू द न्यू नॉर्मल implies that even for example such as floods, heat wave, wildfire and migration crisis are no longer exceptional। अगर हम ये सब कहते हैं कि भाई कराची डूब गया, आप देखें उसी तारीख 19 अगस्त को उसी तारीख बॉम्बे भी डूब गया। बॉम्बे में हो गई थी 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है बॉम्बे का, उनकी जो प्लानिंग है दे हैव डन वेरी वेल। स्टिल उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हम तो 1.5 दिन में पानी से निकल आए, लेकिन उनको 5-6 दिन लगे। कहने का मकसद है कि इस तरह से बारिश हर साल होगी, ये हमारे डेवलपमेंट का, हमारी प्लानिंग का न्यू नॉर्मल है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी नहीं होगी, ये हम समझें कि हर दूसरे साल होगी। और हमने डेटा जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया वो हर दूसरे साल ये चीज़ आ जाती है। जो ट्रेडिशनल मॉडल है ना हमारा कि भाई फोरकास्ट करो, और नासिर साहब ने बहुत अहम बात की। नासिर साहब ने कहा, पवन साहब ने, कि जो कराची में बारिश हुई थी या दूसरे शहरों में, पिंडी से लेके चकवाल का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ऊपर से लेके ये
वो एडवाइजरीज वर देयर, एडवाइजरी थी, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि कितनी mm बारिश होगी, लेकिन ये लिखा हुआ था कि इंटेंस बारिश होगी, तो दैट वाज देयर, लेकिन उसको इंटरनलाइज नहीं किया गया। मैं यहाँ पे लोकल जो मैं भी कराची हूँ, पिछले 10-15 साल से यहीं पे रह रहा हूँ, तो मैंने जो अपने दोस्तों से डिस्कस की, मैंने कहा यार ये जो है ना बारिश होने वाली है, ये लाइट नहीं होगी 3 या 4 दिन पहले, तो अगर हुकूमत जो छुट्टी उन्होंने नेक्स्ट डे पे किया था वो पहले कर देती तो शायद उस तरह से वो हालात नहीं होते। अच्छा, जो सबसे बड़ा मसला है एज अ कौम हमारा, वो ये है कि हम लोगों की बातों से डरते हैं। वो लोगों की बातें क्या हैं? किसी भी अपना फोरकास्ट मॉडलिंग को अगर देखें, उसकी एक्यूरेसी 90% होगी पिछले 10 दिन तक, यानी 80 to 90% जो कमिंग 10 डेज तक। ये आज से 3 दहाइयों पहले एक्यूरेसी वो 60% थी कि 15 दिन पहले आप पेश कोई कर सकें तो उसकी एक्यूरेसी 50% थी। अब वो 3 दिन वाली वो 90% हो गई है 15 दिन के लिए, 80 to 90%। 3 दिन के लिए 95% हो गई कि 3 दिन पहले आप बता दें, जो अच्छे मॉडल है। अच्छा, जो 1.5 दिन है उसके लिए आपकी 98% हो गई। लेकिन वो जो वेरिएशन है 2% की, 98 में भी 2% है, जो हवाओं का या उस वक्त जो माहौल बनता है, वो हो सकता है कि भाई मलीर में बारिश होनी हो, वो मलीर में ना हो, हद से ऊपर हो जाए। तो जो मैं डरने वाली लोगों से बात करने की अर्ज कर रहा था वो ये था कि अगर बारिश ना हो जाए, और ऐसा होता है, फिर तो हम कहते हैं यार सारा पैसा ज़ाया कर दिया, खाम खा छुट्टी कर दी, बच्चों का स्कूल ख़राब कर दिया। दिस इज़ हाउ वी थिंक। और प्रैक्टिकली मैं आपको इसका एक मिसाल और देता हूँ। 2011 में सुमो साहब को पता है, ये हमारे सीनियर थे किसी और महकमे में, लेकिन मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो बहुत बड़ा लेफ्ट साइड पे अलीविल फ्लड था, यानी नवाबशाह से लेके बदीन तक हैवी रेन था। तो बदीन के शहर शादी लार्ज को हमें एक दिन पहले 3 बजे का टाइम था, वी डिसाइडेड कि हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बता दें। और काजिम जतोई साहब थे डीसी उस वक्त, और एसपी था वो बंगश, दोनों आए। मैंने कहा यार बात सुने, आप कोशिश करें कि गाड़ियाँ वगैरह करा लें, कल सुबह सवेरे इनंडेट हो जाएगा शादीला। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, what is under constitution, with the regulation, still NDMA PDMA के बनने के बाद भी highest power lies with the relief commissioner, वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होते हैं। और इसमें अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो सुमरा साहब मुझे आप उसमें दुरुस्त कीजिएगा। एंड अंग्रेज़ के दौर से दिस इज हाउ दे डू इट, एंड उनके लिंकेजेस उनके। तो अर्ज करने का मकसद है, हमने जो क्लासिफाइड है, नाउ आई एम अनक्लासिफाइंग इट, हमने उसी रात 2-2:30 बजे एक एक्शन किया। LBOD के किसी सेक्शन को हमने कहीं से हमें दिन को नहीं कर सकते थे, शाम को नहीं कर सकते, वहाँ पे 2-3 छोटे गोट से वो पहले ही वहाँ पे टेले बने हैं, उनको शिफ्ट हमने कर दिया। एंड देन वी डिड समथिंग, और पानी डाइवर्ट हो गया, ब्लास्ट किया, वो पानी डाइवर्ट हो गया। दैट इज़ क्लासिफाइड, बट दिस इज़ हाउ। वो इसलिए उस वक्त भी पाकिस्तान ने भी और हमने साथ किया कि भाई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, लोग कहेंगे कि ये खुद बंद तोड़ रहे हैं। तो देन वाटर डाइवर्टेड, और मिनिमम नुकसान। शादी लार्ज में दिन को पानी नहीं है। दूसरे दिन जब DC साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे बड़ी जो शिकायत की
وہ یہ تھی کہ یار آپ نے ہمیں خوار کر دیا, ساری رات ہم نے گاڑیاں پکڑی, ٹریکٹر پکڑے, وہاں پہ لے کے اور لوگوں کے پاس ہم گئے, پانی تو آیا ہی نہیں, آپ نے تو ہماری تباہی کر دی یار. یعنی ٹرولی سیریسلی, اور اس نے آفیشیلی کمپلین بھی کر دی سی ایم صاحب تک. تو دین آئی ریسپونڈیڈ واٹ واز دا کاز, ہاؤ وی ڈیڈ اٹ. تو یہ جو خوف ہوتا ہے, وہ جو لیول آف انسرٹینٹی, جو کلائمیٹ چینج نے کیا کیا ہے, بارشوں کا شدید ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے, لیکن اس نے انسرٹینٹی بڑھا دی, غیر یقینی حالت کو بڑھا دیا ہے. اب اس کو کس طرح سے فیس کیا جائے, دس از امپارٹنٹ آئی وڈ ڈی. تو سب سے پہلا کام وہ یہ ہے, جو بھی وہ جو دوسری بات ناصر صاحب نے کہی ہے کہ ہم بھی خود شاید انٹرنل طور پہ, ہمارے بیوروکریٹک اسٹرکچر کے لوگ بھی انٹرنل طور پہ, پولیٹیکل ڈائنامکس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی ہے وہ برک اینڈ مارٹر ہے. سریے کی چیز بناؤ, کوئی روڈ بناؤ, کوئی اسکول بناؤ, کوئی سڑک بناؤ, کوئی کینال بناؤ, یہ ترقی ہے. اس کے سوا اگر ڈیولپمنٹ کوئی نہیں. تو ہماری پورا جو ڈیولپمنٹ کا پی ایس ٹی پی ہو, اے ڈی پی ہو, ورلڈ بینک سے پیسے لیں, اے ڈی پی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیں, کسی کا گرانٹ ہو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بجٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ کی بجٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ کی بجٹ ہو, انٹرنیشنل الائنس کی کا بجٹ ہو, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سارا پیسہ اس برک اور مارٹر میں بنانے میں دیا جائے. اور اس پہ یہ ہمیں جو پلاننگ کا پیراڈائم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ اپنے پولیٹیکل لوگ بھلے بڑے مضبوط ہوں, وی نیڈ ٹو موبلائز پیپل, جو ہلکے کے ایم پی اے ایم این اے سے لے کے کنسرن سیکریٹری تک. جب ڈیولپمنٹ کی بجٹ بن رہی ہو, اس کا اگر آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کا مینیول ہے, فیڈرل بھی ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے بھی بنا لیا ہے, جو مینجمنٹ پروجیکٹ مینجمنٹ مینیول ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کو کس وقت بنائیں گے. یعنی جو ہمارے یہاں فائنانشیل ایئر ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے, 30 جون تک پورا ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پھر جون کے آخر میں ریلیز بھی ہوتی ہیں, کام بھی جلدی ہوتا ہے. اور یہاں پہ آتے ہوئے یہ جو بی آر ٹی کا یہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے, دیٹ از آلسو ٹیلس دوز پلاننگ فیلیور. وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ, اور کہ ہم اس پلاننگ کے پروسیس پہ انفلوئنس کر سکیں. وہاں پہ نہ کسی کی ہم پیسے کم کر رہے ہیں جو ان کو لینے ہیں, نہ ان کو یہ کر رہے ہیں کہ بھائی نہ تم کمیشن نہ کھاؤ یا ورک آرڈر کے پیسے نہ لو, یا جو پولیٹیشنس ہیں اور یا جو بڑے لوگ ہیں ایجنسیز کے, اس کے کہنے پہ نہیں. نہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. فرسٹ امپارٹنٹ تھنگ از we need to influence that planning process. اس کے لیے کیا ہے, یہ جیسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, بجٹ بننے سے پہلے لوگوں کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, جو پلاننگ کا یونٹ ہونا چاہیے, جہاں پہ پلاننگ ہو, وہ یو سی ہونی چاہیے. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں یا کچھ ایسے سیکٹرس ہیں جیسے واٹر سیکٹر ہے, وہ جیوگرافیکل باؤنڈریز میں ایک جیسا نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو تھنک ڈفرینٹلی. لیکن جو یو سی لیول پہ جو پلاننگ ہوگی وہ تحصیل لیول پہ یا ٹی ایم اے پہ لیول پہ ہوگی. تحصیل کو ڈسٹرکٹ پہ لے آئیں گے, ڈسٹرکٹ کو ڈویژن پہ لے آئیں گے, ڈویژن کو پروونس پہ, اور اگر پی ایس ڈی بی کی اسکیم ہے تو اس کو فیڈرل پہ لے آئیں گے. دس از سم تھنگ وی ایز اے ویل وشر آف دس نیشن وی نیڈ ٹو ڈو اٹ. ان کو کہیں کہ نہیں یار آپ یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے یو سی کے یہ مسائل ہیں, ہمارے تحصیل کے یہ مسائل ہیں. اچھا, یہ سب سے پہلا قدم ہے. وی نیڈ ٹو ڈو اٹ وچ از پریکٹیکل. اور اس میں کچھ جیسے 2011 کے فلڈس کے حوالے سے سمرو صاحب, ہم نے وہاں پہ جو کچھ کوششیں کی, اس کے نتیجے میں کچھ ایسے پروجیکٹس بنے جس کے امپیکٹ میں ایل بی او ڈی کا جو اوور آل وہ تھا امپیکٹ تھا, وہ
मिनिमम होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है जो इस न्यू नॉर्मल के फेस करने के लिए है, जिसमें बहुत अहम बात की क्वेश्चन करके सुमरो साहब ने, क्योंकि हम साथ बैठे रहे थे तो मैंने कंसंट्रेशन इनके सवालों पे की। दैट्स वाई आई एम रेफरिंग अगेन एंड अगेन। इट डज नॉट मीन कि बाकी जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो सवाल भी मेरे जहन में होंगे। आई अपोलोजाइज अगर ये महसूस हो कि बस मुझे सुमरो साहब की दावत खानी है तो सर दबे उनका ही नाम ले रहा हूँ। तो अर्ज करने का मकसद है पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट है ना, उनमें कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा फुर्ता। आइसोलेशन साइलोस में हम लोग काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, जो इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट है सिंध में वो ये है कि गुड्डू में कितना पानी आएगा, सैलाब की दर पंजाब को तहस नहस कर दिया है। और जो जिस तरह से हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, तो वो वक्त समझा देता है, शायद समझे। न्यू नॉर्मल में हमें जो लैंड यूज प्लानिंग है ना, फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से, वो बिल्कुल अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस हो के उस पर हमें काम करना है अगर हमें अपने बच्चों को या अपने नस्लों को बचाना है। कराची की तो डॉक्टर आरिफ हसन साहब ने और एक दो और स्टडीज़ हैं, उन्होंने क्लियर बता दिया है कितने नाले हैं, क्या है, कहाँ पे सरकारी इमारत बनी हुई है, कहाँ पे फोर्सेस के लोगों के पास है, कहाँ पे ये है। दैट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। और उसमें हमें ये कबाहत नहीं है। हमें पता है सादी टाउन जो डूबता है वो इसलिए डूबता है कि वहाँ पे फ्लड प्लेन में बना हुआ है, और थदो डैम से पानी करके मलिर कैंट को टच करता है, फिलहाल आधा मलिर कैंट जो फ्लड प्लेन में बना हुआ है। जो पार्क व्यू जो सबसे बड़ा खरबों रुपए का स्कीम, एक मिनिस्टर है उनका नाम नहीं लेता, समझ तो सभी जाएंगे, वो लाहौर की, वो पूरा डूब गया है बिकॉज वो रावी के फ्लड प्लेन में बना हुआ है। अच्छा, हमने क्या किया, सॉरी ये बात उसके सिर्फ लिंक कर रहा हूँ लैंड यूज प्लानिंग में। हमने रावी सतलज ब्यास पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले सतलज में गिर जाती, हमने इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 के तहत इंडिया के हवाले कर दिया। ये तुम 3 दरिया ले लो, 3 हम लेते। दरिया कौन बांटता है भाई, ये तुम ले लो, ये दरिया तो आप शेयर करते हैं ना। ये कैसे होता कि ये टांगे तुम ले लो, धड़ में रख लेता हूँ, कमाल है। या टांगे, ये तो यानी बहुत। अच्छा, उसको ही हम भुगत रहे हैं। क्या हुआ कि फ्लड प्लेन अवेलेबल था, ये पता था कि रावी के पूरे पानी पे, ये इसका एज एन एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इनटू डिटेल। रावी के पूरे पानी पे इंडिया का हक हो गया। उसने क्या किया, उसने अपने डैम्स बनाए, राजस्थान का कैनाल बनाया और बनाया, उस पूरा पानी वहाँ पे उसने जमा कर दिया। अब हुआ क्या, जब पानी ऊपर आना ख़त्म हो गया तो फ्लड प्लेन जो इतना बड़ा था यहाँ से यहाँ, तो उसको कहता कि गुर्बत ज़्यादा है ना। एक तो जो लैंड सरकारी होगी जो किसी बड़े आदमी के नज़र में नहीं होगी, तो गरीब आदमी वहाँ पे रहेगा, जहाँ जैसे कराची में कच्ची आबादी बनी है। फिर ये सवाल तो और है, ये और डायनामिक है जिसको किसी और वक्त हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन सरकार में होता है, यार ये तो कब्जा खो रहे हैं, इनको उठाओ। भाई हैं कौन, ये पाकिस्तानी हैं, इनके पास रहने की वो नहीं है कोई लैंड, ये कहाँ पे रहेंगे। दैट इज़ समथिंग दुरानी साहब, हमें इस पर यानी कराची के हवाले से एक डिबेट रखना चाहिए। जिसके पास घर नहीं है तो घर किसको देना है। वो गरीब से कब्जा हम छुड़वा देते हैं, बड़े लोगों से आज तक हमने नहीं छुड़वाया। दैट इज़ अनदर डायनामिक्स। तो वो क्या हुआ कि जो गरीब आ गए, और सबसे ज़्यादा पैसा ये मुशर्रफ साहब के आने के बाद 2001 से जो ये अपना रियल इस्टेट बूम जो पाकिस्तान में आया, जो ज़मीन जो वो मैं ऑक्सफैम में हुआ करता था, ऑक्सफैम जीबी में, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध में सर उस वक्त 18 कैरेट की तनख्वाह थी 10,000, मुझे वहाँ मिल गई 60,000। इतने पैसे में क्या करता, वो 2 साल में इतने पैसे बच गए कि मैंने प्लाट ले लिया 3 लाख का।
तो वो जो प्लाट लिया वो विद इन नो टाइम्स 2001 में लिया, 2003 में पता लगा कि तो 20 लाख का है। जब मैंने दिया फिर पता लगा था कि ये 40 लाख का है, फिर वो करोड़ का शायद हो गया। इसी तरह रियल एस्टेट बूम ने ये जो फ्लड प्लेन्स को इंक्रोच करना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी स्कीमें बन गई। तो अच्छा, रावी के लिए इसलिए आसान था कि पानी कभी कभार आता था, तो उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे पानी आएगा नहीं। और मैंने एक अर्ज़ किया था, ये रावी के पानी आने से पहले, रियाज को पता होगा, 7-8 दिन पहले जब ये फ्लड अभी नहीं, मैंने कहा लोग भूल जाते हैं, दरिया अपना रास्ता नहीं भूलते, वो आ जाते हैं। तो दैट इज़ लैंड यूज प्लानिंग, जिस पे हमें बात करनी चाहिए, ओपन बात करनी चाहिए। ये खरबों का ये माया है, उसको अनपैक करके गरीब के लिए घर बनाने की बात हमें भी करनी चाहिए, और साथ में ये है कि पानी को रास्ते देने की बात करनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो मेरा अर्ज़ है, सबसे पहले लेट अस ट्राई बाय आवर राइटिंग्स, बाय आवर डिस्कशंस, बाय आवर सोशल मोबिलाइजेशन, लोगों के साथ बात करके, अपने यूसी के चेयरमैन के साथ बात करके, जो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कराची में तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, हाँ, तो उनके साथ ये बात करके यार ये करते हैं, थोड़ी जो आप प्लानिंग बनाते हैं ना, आपके कौन कौन से इश्यूज है। दूसरा जो मैंने अर्ज़ किया कि डिपार्टमेंट्स जो साइलोस में काम करते हैं, अगर आप देखें ना, सिंध हुकूमत ने बहुत सी चीज़ें ख़राब की होंगी, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी की है, लॉ मेकिंग जो सिंध में हुई है पिछले 10-15 साल में, वो बहुत अहम हुई है। वी नीड टू अनपैक दोज लॉज एंड पॉलिसीज़, और वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वंस कोई पॉलिसी कैबिनेट अप्रूव कर दे, कोई लॉ असेंबली अप्रूव कर दे, देन वो लोगों की जो अपनी वो अपने जो अज़ाइम हैं उनको ज़ाहिर करती हैं। एंड वी हैव राइट, हम किसी कोई खिलाफ तो कोई बात नहीं करेंगे, हम करप्शन ये थियो धाड़ ख़त्म थियासी, वो 10 करोड़ की स्कीम, उस पर ख़बरें आएंगी 2 अरब का नुकसान कर दिया, आप उसको ब्लैकमेल, इसको ब्लैकमेल, उससे निकल के थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव होके हम इस प्लानिंग के प्रोसेस को अगर हम अच्छी तरह से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब अलहदा कोई चीज़ नहीं है। जब तक हमारे प्लानिंग के सारे इनिशिएटिव डिज़ास्टर लेंस पहन कर नहीं देखे जाएंगे, तो ये इसका जो न्यू नॉर्मल है और ख़तरनाक होता जाएगा। 1 सेकंड, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, पीडीएमए के पास भी वही इख्तियार हैं, रिलीफ कमिश्नर के पास भी वही इख्तियार हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी है, डिप्टी कमिश्नर, उसके भी पास वही इख्तियार हैं। यानी सारों के लिए नहीं कह रहा, वी हैव टू क्लियर, जो जितने भी इंटेलेक्ट इदारे हैं वो ये कर लें कि भाई वो उसकी सिंक्रोनाइज करके देखें किसको क्या करना है, और उस पर हम कोशिश करें। हम कोई एहतजाज नहीं करते, हम ना ये कहते हैं कि भाई अपने अंदाज बयां बदलो या अपनी फितरत को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, मत बदलो। जो आप प्लानिंग का पूरा जो पहला प्रोसेस है उसको बेहतर करो और उसको आगे ला जाओ। तो मेरा अर्ज़ है प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करना, इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन उसको बढ़ाना। अब बजट बुक देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के पास पैसे कम नहीं है, हर एक के पास बिलियन से ऊपर हैं, वो लोगों का पैसा है। वही नीड टू, हम ये नहीं कहते कि वेस्ट या नॉर्थ या अमेरिका में या उसमें करप्शन नहीं होती है, बट वो फाइल को पहिए लगाने वाली वो प्लानिंग की नहीं होती। करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, करप्शन प्लानिंग की होती है। आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप 1 रुपया उससे न खाएं, बट दैट इज़ फ्यूटाइल। वो आपके मसाइल को हल नहीं करेगा। जब आपके मसाइल को हल नहीं करेगा तो वो जो 2 अरब खर्च हो गए, किसी बिल्कुल ऑनेस्ट बंदे ने वहाँ पे बैठ के वो काम किया और किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, तो दैट इज़ द प्लानिंग करप्शन। तो हम इस चीज़ों पे थोड़ा सा सोचना हमें चाहिए, थोड़ा सा मिलके काम करना चाहिए।
पाकिस्तान में बहुत से अच्छे लोग हैं, अच्छे से ब्यूरोक्रेट्स हैं, सुब्रो साहब की तरह, जो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के साथ लिंक होते हैं। मसाइल अगर लोगों के हैं ना, तो सॉल्यूशन भी उनके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वही हैं। अपने मोहल्ले से जब कोई इमारत गिरती है, सबसे पहले मोहल्लेदार निकालता है। और ये है, हमने उनको इस बात पे लगा दिया है, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, वो इसलिए वो सुपरफिशियल सी चीज़ों को, वो जो असल मसला है प्लानिंग का, उसको हमने उनसे पीछे रखा हुआ है। बहुत सा टॉपिक, आई थिंक इट्स इनफ, और इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ देयर, आई एम देयर टू आंसर। सवाल ये है कि आपने कानून साजी की बात की, कानून साजी तो इब्राहिम सदर था, तो उसमें सदारती आर्डिनेंस के जरिए गुलामी पर पाबंदी लगा, लेकिन 70% पार्लियामेंट ने कहा कि तुम जो कुछ बोलते हो, जो करते रहो, हम इसको मानते ही नहीं। ये तो उसका जब खत्म हुआ तो पार्लियामेंट जो थे उनको दबाव पड़ा, उसके बाद पार्लियामेंट ने ये मंजूर किया, लेकिन उस पर अमल फिर भी नहीं हुआ। तो ऐसे कानून का क्या फायदा जो अमल ही ना हो। और फिर गवर्नमेंट में तो ये आप देखें, पब्लिक अकाउंट कमेटी की प्रोसीजर देखें, आर्टिकल जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखें, मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं खुद कहता रहा कि ये ऑडिट डिपार्टमेंट जो है ये करप्शन की माँ है, इसलिए कि वो खुद हिस्सा लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? सिंधु एजुकेशन जो फाउंडेशन है, उनसे तो 1 करोड़ रुपया लेते हैं। तो एजुकेशन का तो ये हाल है, बाकी महकमों का भी यही हाल है। तो बात यह है कि हमें सच बोलना चाहिए। कानून तो किसी का दफा ही नहीं कर रहा, कानून तो बना हुआ है, आइन में है कि मैं समझ गया। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं सवाल समझ गया। मैं भी आप वाली बात कह रहा था, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वो इम्प्लीमेंटेशन में अच्छे नहीं हैं, लेकिन कानून पहली चीज़ है किसी स्टेट में जो किसी चीज़ पे अमल में लाने के लिए ज़रूरी होगी। कानून होगा तो उस पर अमल दरामद होगा, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ आप तो सिर्फ ऑडिट की बात कर रहे हैं, एंटी करप्शन, नेब, सहाफ़ी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, स्पेशल पीपल, देयर आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट कि जब एक रिलीज़ होती है तो उसमें 57 हिस्सेदार होते हैं। ये उनके अलावा हैं जो आप अपना उसमें देते हैं, अपना मंजूर कराने के लिए। लेकिन ये दीज आर द फैक्ट, एवरीबॉडी नोज। पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस वो हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमने अपने हकूक़ फैसले करने के उनके लिए हवाले कर दिए हैं। 1 नाउ, या तो हम ये रोना रोलें कि सब चीज़ ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता, या ये हम करें कि जो इंक्रीमेंटल बेहतरी है, थोड़ी सी बेहतरी है, उसके लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा। हम जो वो पीर साईं पगारा फरमाते थे, हम लोग हैं छुटल कारतूस। हमने जो हमने अच्छा ख़राब करना था अपनी एज में, एट 62, वी हैव डन दैट, वो हमने कर दिया था। जो हमें अच्छा करना था जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में थे उस वक्त कर सकते थे। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यंग पीपल, नौजवानों के साथ बैठें, उनको आगे करें, और रास्ता यही है, तब्दीली का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ये सारी नाकामियाँ जो मलबे की तरह हमारे ऊपर गिरी हुई हैं, एक एक ईंट उठा के हम दूर करने के लिए पहले, इसलिए मैंने कहा था कि सोशल मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोगों को जो हमारा फैसला साज है उनको याद दिलाएं कि ये पॉलिसी है, ये कानून है, इस पर इस तरह से अमल करना चाहिए। थैंक यू जी। सुगा साहब, ज़रदारी साहब का जो स्पीच थी माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी इंसाइट उससे मीडिया में बातें आपने बड़ी सच कही और उल्टे कही।
और वे फॉरवर्ड की जो मेरा अभी भी वो था कि आपने उसको हल करने की कोशिश की। अब सर बात ये आपने ये फ्लड प्लेन्स की बात की, तो फ्लड की उधर के इंक्रोचमेंट सिर्फ सेक्रेटरीट जो आपका है वो खुद नाले के ऊपर खड़ा है, जहाँ पर आप प्लानिंग की बात कर रहे थे कि जहाँ प्लानिंग बैठ के होती है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो खुद नाले के ऊपर बना हुआ है। और जब नाला जो बहुत साहब आला की ऑफिस भी उसके ऊपर है। बस वही मैं कह रहा हूँ। तो अब मुजरिम भी आप मुनसिफ भी आप फैसला कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा आपने आइन की बात की 18th अमेंडमेंट, सर 18th अमेंडमेंट में तो अमल ही नहीं हुआ है और ना होना चाहते हैं। तो बात कहने की है कि आपने सच बोलने की भी बात की, अब सच बोलेंगे तो बाहर दो वाइट कलर की वीगो खड़े होंगे जो आपको उठा के ले जाएंगे। मसला ये है कि जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं और ये जो दुरानी साहब और दायर साहब ने सेमिनार किया है, हमें ये तरीका चाहिए कि इन हालात में जो आपने पहले बहुत अच्छी बात की, इन हालात में रह के इन सब चीज़ों का हल कैसे निकालें। बात यह कि डायग्नोसिस तो हो गया है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, असल सवाल है। तो बहरहाल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैंने दो चीज़ें की। मैंने इस पर तफसीलन शुरू में इसलिए कहा कि जिसने हक छीना है और फिनंशियल हक है उसका, यानी पैसे पे भाई भाई को नहीं माफ़ करता। अगर हम ये समझते हैं कि हम उसको कुछ न कहें, जो सॉल्यूशन ये हो कि स्टेटस को कायम हो और हमारी बेहतरी हो, लोगों की ये नहीं होगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी। चलो हम, जो मेरे जैसा कोई डरपोक नहीं देगा, कोई और देगा। अच्छा, कुर्बानी कोई बड़ी नहीं है, हम सिंपल बातें कर रहे हैं, नौजवानों को आगे करें, वो ये चीज़ें बताएं जो किताबों में लिखी हुई है। बाज़ औक़ात देखें, जो अहिंसा की मूवमेंट की थ्योरी है सारी दुनिया में, गांधी से लेके मार्टिन लूथर किंग तक, वो क्या बताती है हमें, या जो मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अब ये कैनाल्स के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी, वहाँ स्टिल कोई तस्वर कर सकता था कि इसमें अपना कैनाल पे CCI ये फैसला देगा कि इसको हम फ़िलहाल, वाज इज़ पॉसिबल। मैंने CCI के इस इजलास से पहले, मैं ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो अभी आपके सामने मास मोबिलाइजेशन के सामने आया है, बहुत से बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने कहा, यहाँ के पंजाब के फेडरेशन के, उन्होंने कहा नहीं देखिए जिन्होंने बनाना है वो तो बना लेंगे, आप खाम खाइए, आप छोड़ें ना इस बात को। अभी तक लोग कह रहे हैं कि यार उनको आखिर तो जाके बनाना है, बट ये लोगों की फतह है जिसको हमने और तरह से अभी वो कर दिया है। तो मास मोबिलाइजेशन इज़ द ओनली वे। इसमें उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि किस पे क्या होगा, क्या उन्होंने केसेस भी झेले। तो तब्दीली के लिए सर कुर्बानी चाहिए होगी, मोबिलाइजेशन चाहिए होगी, लेकिन अहिंसा की हमारी जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई तशद्दुद वाली बात नहीं कर रहा, वो बुनियादी चीज़ें हैं। बाकी ये हम समझें कि हम कुछ न करें और हो जाए, अच्छी तमन्ना है, अच्छी तमन्ना है। लेकिन क्या फायदा कि 50 साल बाद उसकी डिसीजन है, उस रिफॉर्म्स का क्या सर मैं देखें, अभी आप जैसे कि क्लास की बात कर रहे थे, मतलब PACC के पेपर पर आप जी सर, वहाँ पर आपने कोई बड़ा जबरदस्त साइन किया था सारी। जी सर। तो प्रॉब्लम सर जो हमारी है वो ये नहीं है कि देखें अभी इंस्टेंटली हमें कितना जल्दी फायदा पहुँचा है। अब अगर 2-4 साल 50% से ऊपर चले गए, ठीक है, अब 2 साल बाद 2 साल 3 साल बाद जब इसका कोई चीज़ आ जाए, तो सर कह रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं, कम अज कम इसका कोई आउटपुट दे दें आप, ऐसा आउटपुट निकलाए या हम लोग ऐसा कोई चीज़ हमें ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें ताकि जिसके लिए कोई पॉजिटिव उसका रिलेटेड आए और उससे हम बहुत अहम बात। लेकिन ये सोचें, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कौमें दहाइयों के लिए लड़ती हैं और अपना फ़ायदा की जगह हम जब ये सब बातें कर रहे हैं ना, ऑन एवरेज 20, 15, 30, 40 नौजवान, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, बाकी तो ये है ना एवरेज हमारा।
वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ। उन नौजवानों के लिए अगर 10 साल के बाद भी हो गया तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आज जो डिस्कशन वहाँ पे पंजाब में शुरू हो गई है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमें सब्र से काम लेना होगा। अच्छा, चमत्कार कहीं पे भी नहीं होता, मैं किसी जगह पे भी नहीं होता। इस स्लो पेनफुल प्रोसेस, लेकिन पुरुम्मीद रहना है, उम्मीद के साथ रहना है। इससे ज़्यादा शायद मैं आपको दिलासा न दे सकूँ। शुक्रिया सर, बहुत एक तो सर यहाँ पे शुरुआत हुई है आपका जी जी, फरमाइए, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मेजॉरिटी में मार्केट रहते हैं तो वहीं से हो सकती है, लेकिन अन्य चिंता यह है कि यहाँ पे हमारी जो सब्जी चाहे कॉफी हो चाहे सुबाई हो, वहाँ पे 0% किसानों की नुमाइंदगी होगी। किसान तो कोई वहाँ पे होता नहीं, ज़्यादातर तो सरमायादार होते, जुड़ावट होते और बाकी तो दूसरे जात होगा। जैसा कि इंडस रिवर की जो बात हो रही थी, मैं नाज़िम साहब करेंगे तो उनसे भी सवाल करना था। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा आबादी किसानों की या छोटे काश्तकार जो रहते हैं, वहीं से खास तौर पर जो इंडस रिवर तो उसका ज़्यादा उत्तर हो जाता है पानी, तो जागीरदार खास तौर पर मैं अगर नाम ले लूँ, जैसे सिंध के अंदर कुछ शाह है, तो अपनी तरफ जो सारे वाली इलाका था उसको बचाने के लिए कश्मीर वाली साइड से उन्होंने बंद कर दिया और पानी हजारों लोगों लाखों लोगों की जिंदगी। इसी तरह फिर न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं तो वहाँ की बागड़क अब सवाल करें ना, मुझे समझ में आए, मुझे समझ आए, ये सारा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मुझे पता है। आप प्लीज़ हुक्म करें, सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि जब असेंबली के अंदर ज़्यादातर यही लोग बैठे होंगे तो कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, वो कभी चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून इम्प्लीमेंट हो और आवाम को उससे बेहतरी हो। जी, थैंक यू वेरी मच। अहम सवाल है। अब देखें, पाकिस्तान में जो सियासत की जो डायनामिक्स है ना, वो हमें समझना होगी। ये हम ख़ास करके जो एक बड़ा सवाल उठता है लेफ्टिस्ट के और नेशनलिस्ट और इस तरह की जो तंजीम है, उनके लिए दुरानी साहब होता है कि भाई कामयाबी हमें क्यों नहीं नसीब होती। ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि इलेक्शंस में हम क्यों नहीं जीते। भाई बड़े बड़े अच्छे लीडर जिनको जीतना चाहिए था वो नहीं जीतते। हाँ, स्टेट उसमें आड़े आती है, लेकिन पंजाब हो या सिंध हो, जो दो बड़ी कंस्टिट्यूंसीज हैं, जो कॉम्पर्स लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, उनको लोग वोट क्यों नहीं देते? वो इसलिए कि जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनके पास उनके डे टू डे मसाइल का हल नहीं है। उनके दरवाजे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो औताक भी खोलें। वो थाने कचहरी में, थाना और कचहरी तो होता है भाई, थाने में भी चलना है, कचहरी में भी चलना है, बच्चे के लिए फ़ोन भी करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्हीं लोगों के लिए एक पूरा कंस्टिट्यूंसी बनाती है और वो इलेक्ट हो जाते हैं। फेयर इलेक्शन हो या अनफेयर हो, मोर और लेस हो, यही किसान, यही फार्मर, आपकी बात आप उस, और मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई आपके भले की बात कर रहे हैं आप, ये पूरी ये जो फैमिली है ना, ये बरादरी की, इसको वोट ना देंगे, वो उसी को देंगे। वो कहते हैं यार ये जब कोई मर जाता है तो मेरे तड़े पे आता है, तो खुशी होती है तो शामिल हो जाता है, मेरे बच्चे के लिए नौकरी। तो ये इकोनॉमिक डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप समझना होगी। हमें अपने आप को अनपैक करना होगा। जो हमारे तरीके हम जो समझते हैं ना, तो बेचारा किसान वो कहता है कि भाई मुझे तो इसको वोट देना, यार मैं आपकी बात क्यों सुनूं। तो यहाँ पे हमें अनपैक करना है कि चीज़ों को किस तरह से आगे लेके जाना है। और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हम समझते हैं ये हमारे मसाइल हैं, ये डिस्कनेक्ट है। लोगों के साथ बैठ के अगर आप किसी, जैसे आप फरमा रहे थे कि वो डिस्कनेक्ट दुरानी साहब हमारे सामने आ रहा है शुरू से लेके। मैं एक किस्सा थोड़ा सा आसान से सुनाता हूँ। पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है बड़े सगीर की, बेनई साहिबा 2007 में जब आ रही थी
तो एक बड़ा डिबेट टीवी पे चल रहा था, बड़े बड़े इंटेलेक्ट, हामिद मीर, नसरत, ये सारे ये पूरे लगे हुए थे कि भाई वो तो मुशर्रफ के साथ उसने कंप्रोमाइज़ भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये तो यानी लोगों की उसने कोई ख्याल नहीं किया। दिस इज़ हाउ इट वाज जनरेटेड। और अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मीडिया है, उस वक्त इतना, मुशर्रफ के वक्त इतना कंट्रोल्ड मीडिया नहीं था, तो उसकी एक रेड लाइन्स थी जो वी नो व्हाट आर दोज रेड लाइन। तो तबसरा करते करते मेरे ख्याल में मुझे उस सहाफ़ी मरहूम का नाम भूल गया, तो उसने कहा यार किसी आवाम के लोग से भी पूछ लो, हम तो आपस में तबसरा कर रहे हैं कि ये क्यों आप ये करें। तो वो कोई कश्मीरी एक औरत थी, एक मर्द था, वो उस वक्त बेनई साहबा के इस्तकबाल के लिए वहाँ से आए थे, वो अपना जिना पार्क कराची में आ पहुँचे थे। उनसे पूछा, वो झंडे लिए, भाई क्यों आए? तो उसने, आपको पता है, उससे पूछा कि क्या ये जो है बेनज़ीर जो है ना, वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके, वो उर्दू में कोई लफ्ज़ का मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, वो उसके साथ वो मुशर्रफ के साथ ये करके आ रही है, तो आप समझते हैं ये? उसने कहा कि अगर बेनज़ीर साहब ने ये किया है ना तो फिर ठीक किया हो। दिस इज़ हाउ पीपल थिंक लाइक दिस। हमें रीओरिएंट करना है अपने आप को, हमें अनलर्न करना है कि लोगों को मसाइल को किस तरह से समझें। दिस इज़ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। जो लोगों को मसाइल हमें बज़ाहिर नज़र आते हैं ना, वो नहीं है, उनके डे टू डे उनकी ज़िंदगी का मसला है। उसकी ज़िंदगी के रिलीफ में वहाँ पे उनके साथ कौन खड़ा है, सही या गलत, वो अदर डिबेट है। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस, इंशाल्लाह फिर आप देखें किसान पहुँच जाएंगे वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि क्या नहरी निज़ाम की ज़रूरत इस खत्ते में थी? जिन लोगों ने नहरी निज़ाम यहाँ पे तश्कील दिया, उनके मफादात क्या थे? क्या हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अंग्रेज़ों के आने से कबल किसी नहर का कोई नहर मौजूद थी? अगर उस किसी बादशाह ने वो नहर बनाई थी तो वो किन मकासद के लिए बनाई थी? अंग्रेज़ों ने जो है ये सिस्टम जो है क्यों कर बनाया, और बनाने में उन्होंने किन चीज़ों का ख्याल रखा? क्या उन्होंने ये आम इंसानों की सहूलत के लिए बनाया, या अपने तजारती मकासद को अपने सर मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल अपनी जो ज़राअत से उन्हें हासिल करना था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए उन्होंने नहरी निज़ाम बनाया और नहरी ज़राअत जो है। एक तो ये मेरा आपसे सवाल, ये बहुत बड़ा है दुरानी साहब, ये इतना बड़ा सवाल है। इसमें एक चीज़ और, हाँ जी जी, एक चीज़ और, वो ये है कि जब सैलाब आते हैं तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सियासी कारकुन हूँ, जैसे इन चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। पंजाब की सरजमीन पर दरिया जो है वो सतह ज़मीन से नीचे बहता है। जब वो सिंध के इलाके में आता है तो सिंध की सरजमीन पर दरिया रिज पे बहता है, ऊपर बहता है। इसकी जरा ये जो टेक्निकलिटी है उसको भी आप डिफाइन कीजिएगा। और हमारे हुक्मरान तो संभाल नहीं पाते, वहाँ से आ रहा है 11 लाख क्यूसेक, यहाँ जगह है 8 लाख क्यूसेक की, बाकी कहाँ जाएगा वो आप और हम तसव्वुर कर सकते हैं। अच्छा दुरानी साहब, जो आपका पहला सवाल है ना, आई थिंक वी नीड टू, वो एक बहुत अहम सवाल है और इस पे इंडिया में बहुत काम हुआ है इस सवाल पे, और इंटरनेशनल भी हुआ है, और पाकिस्तान में इस पे बहुत कम काम हुआ है। अब ये ऐसा टॉपिक है जिस पे हम पूरा ज़बरदस्त सेशन रख सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि ये दुरानी साहब ने जो सवाल पूछा है, जो किसी भी आम बंदे को पंजाब या सिंध का जो होगा, लाहौर से लेके कराची, उसको हम अगर पुट करेंगे यार ये बैराज सिस्टम अगर ना होता तो क्या होता, उससे पहले क्या था, ये क्या इसका फ़ायदा है, तो वो तो लड़ने को भागते हैं। वो इसलिए है कि भाई इतनी ज़मीन आबाद हो गई, इतनी पॉपुलेशन है ये। अब तो मैं इसका मुख्तसरन जवाब दूंगा, लेकिन
میں یہ عرض کروں گا ریاض صاحب اس پہ ایک پہلی ڈبیٹ ہمیں کہ کالونیل جو اریگیشن سسٹم ہے اس کے فائدے اور نقصان اس پہ ہم ڈبیٹ کریں گے. اس پہ جو سب سے پہلی جو بہت سی ریسرچز ہیں، پہلی میں ڈاکٹر دانش مصطفیٰ کی ریسرچ کی بات کرتا ہوں جو لنڈن اسکول آف اکنامکس میں جغرافی کے پروفیسر ہیں، میرے خیال میں یا کسی ہیں وہاں پہ، اور پاکستانی ہیں اور ہی ہیز ریٹن اے لاٹ. اس کے مطابق 4 محرکات تھے انگریزوں کو یہاں پہ سسٹم بنانے کے. ایک تھا کہ ایک یعنی پیسہ کمانا تھا ان کو. پیسہ کس طرح سے؟ جنس سے، کاٹن اور جنس سے. اپنے مانچسٹر سے لے کے جو ان کی فیکٹریاں تھیں ان کے لیے ایک سپلائی لائن بنانی تھی، اس پہ پیسہ کمانا. دوسرا یہ تھا کہ اس پہ واٹر ٹیکس انہوں نے کلیکٹ کرنا تھا. جو تیسرا تھا جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک سسٹم، ابھی صحیح ہے، ایک سسٹم بنایا تھا. وہ سسٹم یہ تھا جس سے ہماری پوری یہ پٹواری اور یہ پورا جو نظام نکلا نمبردار سا لے کے پنجاب میں، یہاں پہ ہم تپیدار وہ کہتے ہیں، وہ جو اسٹرکچر انہوں نے بنایا اور لوگوں کو جاگیریں دے کے ایک سسٹم نمبردار کا بنا دیا. لوکل کنٹرول کہ کم سے کم انگریز بندے ہوں جو لوکل کمیونٹیز کو کنٹرول کر سکے اور تاج بردانیہ وہاں پہ اپنے تسلط اور حکومت کا. تیسرا تھا یہ. چوتھا ڈاکٹر دانش مصطفیٰ کے کہنے کے وہ یہ تھا کہ وہ دکھانا چاہتے تھے، آئی کین آلسو سینڈ یو دی آرٹیکل، وہ دکھانا چاہتے تھے کہ بھائی انگریز جو ہیں وہ بہتر انجینئرنگ جانتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، اور بر صغیر کے لوگ جاہل ہیں، اس لیے ان کو کس چیز کا پتہ نہیں. وہ اپنا وہ سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ جو امپیکٹ بٹھانا چاہتے ہیں. یہ 4 محرکات ہیں جس پہ بڑی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اس میں جو سب سے پہلی تھیسز آئی اس بات پہ، اگر آپ دیکھیں برے صغیر میں سب سے پہلے سب سے زیادہ تو بنگال میں پہلے آئے نا، میسور سے لے کے 1790 پلاسی کی جنگ، یہ سارا جو چیزیں ہوئی. سندھ اور پنجاب تو انہوں نے آخر میں جا کے 1843 میں سندھ کو فتح کیا اور 48-59 میں ہندوستان اپنا پنجاب کو فتح کیا. وہ پھر یہ کہ 1857 کی جو غدر کی جنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جب 1849 میں پنجاب کو فتح کیا اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جو مسلمان یا سکھ جو گروہ تھے سپاہیوں کے ان کو کیا کام دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی امپلائمنٹ کی گئی اور سب سے بڑا 1857 کے اس کو پیچھے ڈالنے میں اس خطے کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے انگریز کو مدد ملی. اس کے نتیجے میں کینال کالونیز بنائی گئی، کینال سسٹمز بنائے گئے، اور اس پہ آئی ڈونٹ تھنک یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ میں وہ کہہ سکوں، لیکن یہ محرکات تھے. جو ڈاکٹر میکنڈم کی 1975 کی تھیسز ہے وہ کہتی ہے جو دوسری اینگل فار تھاٹ پرووکنگ اینڈ ڈسکشن، وہ کہتی ہے کہ بھائی اس سسٹم کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تھوڑے پانی کو لے کے زیادہ جگہ میں پھیلانے کی وجہ سے ملیریا اتنا زیادہ ہو گیا، جتنی ڈیتھس ملیریا کی ہوئی ہیں اگر اس کا اکنامک ویلیو نکال جائے، اس سے جو بینیفٹ ایگریکلچر کا ہے ٹریڈیشنل اس کو چھوڑ کے اس سے کہیں زیادہ ہے، تو یہ خطہ نقصان میں پڑا. جو تیسری سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا میں آنے کے بعد انگریز نے جو اریگیشن مینجمنٹ جو تجربے کیے، ایک ساؤتھ انڈیا میں کیا، حیدرآباد اور اس طرف سے وہ ٹانکا وغیرہ سسٹم ہم سے ڈفرینٹ تھا، وہ شروع میں فیلیورز تھے ان کے لیے اور بہت سا پیسہ ضائع ہوا ان کا.
दूसरा उन्होंने सेंट्रल इंडिया में किया, वहाँ पे भी मिस्ड रिएक्शंस। अगर आप ओवरऑल देखें जिसपे साइंस और तहकीक जिसपे कहती है, उनका मॉडल सिर्फ पंजाब में कामयाब किया। वो उसके पीछे महरक़ात क्या थे वो मैंने अर्ज़ कर लिया। आई थिंक दिस नीड्स अ बिग डिबेट, और जिस पे हम कभी इंशाल्लाह बैठेंगे और इस पे कुछ और लोगों को भी हम अर्ज़ करेंगे। आ जाएं सिंध में दरिया सिंध को रिज पे बहना। रिज कहते हैं यानी लैंड जो उसके इर्द गिर्द है उससे दरिया की सतह ऊपर होती है। 2010 के फ्लड्स में मैं हैदराबाद का मैं इंचार्ज था, तो ये डिबेट चलती थी कि भाई वो MQM वाले और पीपल्स पार्टी साथ में थे उस वक्त, तो वो कहते कि भाई ये लतीफ़ाबाद से दरिया सिंध को तोड़ेंगे, भाई उर्दू आबादी डूब जाए, और फिर वो सिंधी कहते थे कि भाई नहीं कासिमाबाद से ये MQM वाले तोड़ेंगे जैसे कासिमाबाद टूट जाए। और मोहतरम सरदार अहमद थे उस वक्त सीनियर मिनिस्टर, वो मीटिंग कर रहे थे, तो ये रात के 2:30 बजे थे। तो मैंने कहा मैं इन लोगों को अगर आप इजाज़त दें, वो वैसे भी बड़े थे, मेहरबान थे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं यार इनको समझा दो, ये मेरी बात नहीं समझे। तो मैंने उनको कह दिया, दोनों MQM और पीपल्स पार्टी वालों को, मैंने कहा बात सुने, आज जो पानी की सतह है दरियाए सिंध में वो लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के मुकाबले में, ये दरिया के टो में फ्लड प्लेन में बने हुए हैं ना, लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद, ये दोनों तहसील हैं। ये जो सतह है वो आपकी जो सतह है उससे 20 फुट ऊपर है। खुदा ना खास्ता अगर लतीफ़ाबाद से भी टूटा या कासिमाबाद से टूटा, आधे घंटे में आका फर्स्ट फ्लोर अंडर वाटर होगा। ये नहीं है, ये कोई वादुआ नहीं है कि यहाँ से तोड़ोगे वहाँ पे जाओगे। तो दिस इज हाउ द रिवर्स वर्क। तो अच्छा, रिज जो है वो बड़ी ये विकेट प्रॉब्लम है, जो मैनेजमेंट में विकेट प्रॉब्लम हम कहते हैं। रिज इसलिए कम, उसकी सतह बैराजेस बनने के बाद ये ज़्यादा बुलंद हुई। क्यों बुलंद हुई कि आपको ग्रेविटी के लिए पानी को चलाने के लिए कैनाल्स पे पानी जाए, पानी को ऊपर करना पड़ता है, वन। दूसरा, सिंध में हम किस तरह से चलाते हैं, सिंध में दरिया सिंध को हमने कैनाल बना दिया, यानी एक तरफ भी एम्बैंकमेंट, दूसरे एम्बैंकमेंट। डू यू नो हाउ मच लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट इज? ये 875 माइल्स। और अगर लूप लाइन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाए तो एल टुगेदर 1400 माइल, 2200 कुछ किलोमीटर है, जो इंडस के राइट और लेफ्ट पे ही एम्बैंकमेंट्स हैं। उसको हमने कंट्रोल बैराजेस सिस्टम की वजह से चलाया है। अच्छा, उसके नतीजे में बैराजेस बनाए, वाटर लेवल अप इसलिए किया कि दूर दराज तक पानी लेवल अप होगी तो पानी की क्या है खासियत, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं गया। अब ये जो हुआ भाई, अगर काला बाग बंदा होता तो नहीं डूबते, काड़े मुँह मरम जो काड़े टंडोला यार, कि भाई वो भाई काला बाग कहाँ पे। वो मुझे याद है 2003 में बहुत हैवी बारिशें हुई बदीन में, 4 में मुशर्रफ साहब वहाँ पे आ गए, उसने कह दिया स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देख सिंधियों को बात समझ में नहीं, काला बाग होता कम से कम बदीन तो नहीं डूबता। अरे भाई बदीन यहाँ की बारिशों में डूबा है। तो कहने का मकसद है, रिज हमने खुद बनाए, 14 कैनाल हैं, 7 निकलते हैं अपना सखर बैराज से और 4 निकलते हैं अपना कोटली बैराज से, बाकी 14 में से आप काट ले सवाए रैनी के, वो गुडू से निकलते हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे रोड़ी कैनाल, अकरमवा, एक आध और कैनाल है जो, बल्कि उसका भी आधा हिस्सा वो नए प्योरली न्यू कैनाल्स हमने बनाए। बाकी जितने कैनाल्स हैं, पुलेली, न्यू पुलेली, ओल्ड पुलेली, गोड की फीडर, ये दरिया के वहाँ से फाटते जहाँ से पानी निकलता था, और पूरे सिंध को इस तरफ भी उस तरह से नारा से लेके, ईस्ट नारा से लेके वेस्ट नारा तक राइट और लेफ्ट पे सिंध को सैराब करता था और पानी फैल जाता था। इस वजह से दरिया की लेवल ऊपर नहीं हुई। जब आप बैराजेस यहाँ पे इसलिए ज़्यादा रिज में हम आ गए क्योंकि एक दरिया है, और सिंध की जो टोपोग्राफी है, अब सक्कर की जो सतह है वो समंदर की सतह से 200 फुट ऊपर सिर्फ,
यानी कराची से आप सखर तक जाएं, सवाए माउंटेनस एरिया जो तीर्थर है या और है वो ऊपर होगी, दिस इज़ हाउ ये है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसमें हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। आपके दोनों सवालात बहुत अहम हैं और इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।